नमस्कार, स्वागत है आपका अपने हिमाचल में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक के इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है हिमाचल में बीजेपी स्टार प्रचारकों की रैली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बिलासपुर पहुंचे नितिन गडकरी और जानकारी आपको यहाँ पर दे दें। नितिन गडकरी बिलासपुर पहुंच चुके हैं। झंडूता विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे और जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत उनका किया है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। जोरदार स्वागत नितिन गडकरी का। हिमाचल में बीजेपी स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो हो रही हैं। बिलासपुर पहुंचे नितिन गडकरी और उनका पहुंचने पर भव्य स्वागत, जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका स्वागत यहां पर कार्यकर्ताओं ने यहां पर किया बड़े भव्य तरीके से। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी के साथ यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के वो यहां पर रैलियां कर रहे हैं। बैक टू बैक रैलियां यहां पर हो रही हैं और जानकारी आपको यहां पर दे दे। झंडूता विधानसभा क्षेत्र में जनसभा जो है वो करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया है। ये बड़ी खबर हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि तमाम दिग्गज जो हैं वो हिमाचल यहां पर तमाम पार्टियों के दिग्गज पहुंच रहे हैं। और वहीं बीजेपी की तरफ आपको बता दें तमाम जो स्टार प्रचारक हैं एक के बाद एक रैलियां यहां पर हो रही हैं। नितिन गडकरी यहां पर अभी फिलहाल पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया है। तो बिलासपुर पहुंचे हैं नितिन गडकरी जहां पर झंडूता विधानसभा क्षेत्र की जनसभा। और इस दौरान क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने, सुनिए। सुखी और समृद्ध और संपन्न बनेगा। केवल देव की भूमि नहीं तो देव की समृद्ध संपन्न भूमि करके हिमाचल देश में आगे जाएगा। इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे काम कर रही है। गडकरी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आज यहां आते हुए मुझे मालूम था कि जीतराम जी मुझे ये मांग करने वाले हैं, तो पहले ही घोषणा कर देता हूं क्या बगाचल, कालो, शाह, तलई और क्या है बदरा, बड़सर, धंतरा, ये जो हाईवे है इसको मैंने आने के पहले ही मंजूरी दे दी है और मार्च महीने में मैं दोनों पुलों का उद्घाटन करूंगा, तब इसका भी भूमि पूजन करने के लिए आऊंगा। जो घुमवेन और बर्तीन और शाह तले इसका है, ये एमडीआर है, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर मैं जीतराम जी को आश्वासन देता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जो नए भाजपा की सरकार पक्की आएगी उनके साथ बैठूंगा, मार्ग निकालूंगा। सीआरएफ में इसके लिए कुछ पैसे देने कर आपके लिए जरूर राहत देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, ये वचन देता हूं। ये जेरीपट्टनम टू स्वारघाट रोपवे का प्रोजेक्ट है। मेरे पास राज्य सरकार से प्रस्ताव भेज दो, ये भी काम मैं कर दूंगा, ये वचन आपको देता हूं। मैंने जो हिमाचल में और आपके इसमें 36 किलोमीटर लंबाई की 5 रोपवे को ऑलरेडी मंजूरी दी है। कांगड़ा जिले में हिमानी से चामुंडा तक रोपवे 6.5 किलोमीटर 423 करोड़, कुल्लू से बिजली महादेव 2.8 किलोमीटर 233 करोड़, बिलासपुर जिले में लोहू से बंदला तक रोपवे 3 किलोमीटर 200 करोड़, सिरमौर जिले में शिरगुल महादेव मंदिर से चूड़ादर रोपवे का निर्माण 10.2 किलोमीटर 816 करोड़, पालमपुर जिले में थात्री से छुंजा ग्लेशियर रोपवे का निर्माण 13.5 किलोमीटर 1100 करोड़, ये 5 को मैंने मंजूरी दे दी है और इसके काम को भी भूमि पूजन के लिए मैं जब आऊंगा तो जल्दी उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो आपने सुना यहाँ पर नितिन गडकरी ने इस बात का जिक्र यहाँ पर किया है कि विकास की बयार जो है वो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और बिलासपुर के विकास से जुड़ी हर जो मांग है उसे पूरा किया जाएगा और जो उनके अंडर में आता भी नहीं है उस पर भी विचार जो है वो किया जाएगा। और जैसे ही बीजेपी की नई सरकार जो है बनेगी और बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री प्रदेश का यहाँ पर होगा उनके नेतृत्व में जो भी हिमाचल में विकास कार्य रुके हुए हैं या भविष्य में होने हैं उन पर काम किया जाएगा।
बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच चुनावी मैदान में जेपी नड्डा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी आ रही है इस बीच नड्डा मंडी में जनसभा जो है वो कर रहे हैं। जानकारी आपको यहां पर दे दें। दुनिया में बदली देश की तस्वीर, इस बात का जिक्र अपने संबोधन में किया है जेपी नड्डा ने। प्रदेश में विकास के नए आयाम लिखे हैं और बड़ी जानकारी मंडी में क्या कुछ कह रहे हैं, जनसभा को संबोधित करें जेपी नड्डा, सुनिए। आज आपको एक ही बात बताने आया हूं कि आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि आपको अच्छा रखवाला मिला। आप सब लोग अच्छे और भाग्यशाली हैं कि नया रखवाला भी उन्हीं तर्जों पर चलने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। मोदी जी ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और देश के भी प्रश्नों का जो उन्होंने जवाब दिया है वो भी हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे फौजी भाई बैठे हैं, सबको पता होगा धारा 370 के कारण क्या स्थिति होती थी जम्मू कश्मीर की। मोदी जी ने इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। हम कहते थे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी बोलती थी सुप्रीम कोर्ट में तारीख मत लगाओ, तारीख मत लगाओ, इससे बीजेपी का फायदा होगा, राम का नुकसान हो जाए, बीजेपी का फायदा नहीं होना चाहिए। मोदी जी की सरकार आई, समयबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की, चर्चा करके फैसला किया और फैसला बन करने के बाद अब भव्य राम मंदिर वहां पर बन रहा है और आप सब देख रहे हैं। यह फर्क है और इसीलिए मैं कहूंगा जब नया रखवाला चार्ज ले रहा है तो यह आपके काम को पूरी अच्छे तरीके से करेगा। यह देश के प्रश्नों पर भी खरा उतरेगा, यह प्रदेश के प्रश्नों पर भी खरा उतरेगा और यह इलाके के प्रश्नों पर भी खरा उतरेगा। और इसको आगे बढ़ाना ये मेरा काम है। जिम्मेवारियों के साथ बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप 12 तारीख तक पहरेदार की तरह अपने हक का पहरा करें और 12 तारीख के बाद 8 तारीख से रजत आपकी पहरेदारी करेगा और विकास की ओर ले जाएगा। इसलिए अंत में आपसे फिर मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, रजत को अपना विधायक बनाइए, देश को प्रदेश को आगे ले जाइए और हमारे इस इलाके को विकास के साथ और आगे तेजी से गति से बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत। चलिए तो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे थे और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करें। कांग्रेस की भी वहां पर रैली चल रही है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। इस भूमि से अनेक सपूत निकले। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले यदि कहीं पैदा हुआ है तो इसी कांगड़े जिले में हुआ है। कारगिल के घुसपैठ की सूचना देने वाले कोई पैदा हुआ है तो कांगड़ा में ही पैदा हुआ है। अब कारगिल के युद्ध में जिन्होंने फतह दिलाई विक्रम बत्रा जी, वो यहीं के सपूत हैं। ऐसे इस महान धरती को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय साथियों, लेकिन ये दुर्भाग्य जो लोग वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे आज अग्निवीर की बात करते हैं। 4 साल नौकरी करो और उसके बाद इनके दफ्तरों में चपरासी बनो। यह अपमान है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यह यहां के जवानों की, यहां के तरनाई के, यहां के खून का अपमान है। इस कांगड़ा की धरती जो वीरों की धरती है, वीरंगनाओं की धरती है, जिन्होंने अनेक सपूत दिए, देश की रक्षा किए और जिसके कारण से हम चैन की नींद सोते हैं। ऐसे लोगों के बुढ़ापा कैसे बीतेगा, जवानी कैसे बीतेगी, इसकी चिंता नहीं है। आदरणीय साथियों, ये पेंशन भी नहीं देना चाहते।
जयराम जी बोल गए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगा, और मैं कहना चाहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, हमने वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, राजस्थान ने लागू किया, झारखंड में भी लागू है। आदरणीय साथियों, ये धरती बाली जी का है, ये धरती परमार जी का है, ये धरती आप सबकी है। आदरणीय साथियों, वीरभद्र सिंह जी तो यहां कितने काम किए। एयरपोर्ट बनाने की बात थी, बना नहीं। मुख्यमंत्री जी अपने जिले में बनाना चाहते, वो भी नहीं बना। वो नहीं बना तो आपके साथ बदला क्यों लिया? आपके यहां भी नहीं बना। आपके यहां जो दफ्तरें थी वो सब वापस चला गया। वीरभद्र जी तो शीतकालीन ही तो राजधानी बना रहे। कितने कार्यालय खुले, अभी बाली जी के चिरंजीवी बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन यहाँ के जल शक्ति कार्यालय और पता नहीं कितने कार्यालय यहां से चले गए। आदरणीय साथियों, आपके साथ भेदभाव हो रहा है। तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। मैंने जज्बे की बात की, क्योंकि आपके जज्बे को समझकर इंदिरा गांधी ने ये प्रदेश बनाया। उनको मालूम था कि आप मेहनत करोगे, आप में क्षमता है, विश्वास था आप में, इसीलिए उन्होंने इस प्रदेश को बनवाया। और आप उस पर खरे उतरे, आपने करके दिखाया, पूरे देश को दिखाया, यहाँ के किसानों ने, युवाओं ने और कर्मचारियों ने। इसीलिए आपको परमार जी, वीरभद्र सिंह जी और यहाँ के अपने विकास पुरुष श्री GS बाली जी जैसे नेता मिले। आप लोग बैठ जाइए, बैठ सकते हैं आप लोग। इसीलिए आपको ऐसे नेता मिले जिन्होंने आपके लिए दिन रात एक किया। तो कांगड़ा में कांग्रेस की रैली और प्रियंका गांधी वाड्रा फिलहाल संबोधित कर रही है। लौटेंगे इसी पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा पेंशन बड़ा अच्छा लगा। जय राम जी का काम हमें सच्चा लगा। वोट भाजपा को पक्का रहा। महाराज पक्का। डबल इंजन सरकार ने बदला है रिवाज। पहले 80 साल की उम्र से मिलती थी पेंशन, अब 60 साल से ही बुजुर्गों को मिलने लगी है। रिवाज बनाएंगे फिर भाजपा लाएंगे। आपके मोबाइल पर हर ब्रेक के बाद स्वागत है। सीधे एक बार फिर आपको कांगड़ा लिए चलते हैं। कांग्रेस की रैली को संबोधित प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है। आप में से कितनों को रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? यहाँ किसान होंगे, आपकी क्या तरक्की हुई है? छोटे दुकानदार होंगे, छोटे बिजनेस वाले होंगे, GST को लेके, तमाम मुश्किलों को लेके क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? ये अनुमान आप करिए, सोचिए क्या कह रहे हैं ये भाजपा के लोग। कांग्रेस पार्टी कहती है 1 लाख रोजगार दिलवाएगी, किस आधार पर कह रही है? मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप सबकी बात माने, मैं आपसे कह रही हूं कि आप परख के, अपने अनुभव से, अपने विवेक से अपना मन बनाइए। कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि 1 लाख रोजगार देगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हैं, इन्होंने 5 लाख रोजगार दिलवाए हैं।
5 लाख 3 सालों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 1,30,000 नौकरियां दिलवाई हैं। यहाँ पे हिमाचल में क्या स्थिति है मैं बताती हूँ। 63,000 सरकारी पद खाली है 5 सालों से। 63,000 युवाओं की नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आपको दी नहीं है। जब हम कहते हैं 1 लाख रोजगार देंगे, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। मगर मैं पूछना चाहती हूं, जब हिंदुस्तान की संपत्ति, जब भारत के पीएसयू अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं तो वो संभव है, वो हो सकता है। नौजवानों को 1 लाख रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन पीएसयू बेच सकते हैं, वो हो सकता है। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए। उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा। उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं। किसान फसल का दाम मांगता है, सेब के बागबानों के जो कि किसान हैं फसल का दाम मांगते हैं, वो दाम नहीं मिलता उनको। वो दाम कौन तय कर रहा है आज भाजपा के राज में? वो दाम उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र तय कर रहे हैं। उनके लिए सब सुविधाएं हैं, वो मन चाहे दाम फसल का आपको बोल सकते हैं। लेकिन जो गरीब किसान है, जो लड़ रहा है, जो रोज सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो फसल का दाम मांगे, आप दे नहीं सकते। जनता महंगाई से मुक्ति मांगती है, आप कहते हैं कि लीजिए, जीएसटी लीजिए और टैक्स लीजिए। यहां तक कि जो सेब के गत्ते हैं जिसमें सेब की पैकिंग होती है, आज उस पर भी जीएसटी बढ़ा दी है। ये जवाब मिलता है आपको। 1 रैंक 1 पेंशन, ये तो नहीं हो सकता, मगर अग्निवीर स्कीम हो सकती है। अग्निवीर स्कीम हो सकती है जिससे सेना को ठेके पे दिया जा रहा है। आप अपने बेटों को सरहद पे भेजेंगे ताकि 4 साल बाद वो आके किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी की तरह काम करेंगे। क्या यह है आपके मन में कि आप सोचते हैं कि जाएंगे सरहद पे, देश की रखवाली करेंगे और पूरे जीवन फिर देश उनकी रखवाली भी करेगा? तो सोचिए कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग। आपको ना रैंक पे। तो कांगड़ा में कांग्रेस की रैली और प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी सरकार पर वार करती नजर आई हैं। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार ही कर पाएगी। अन्यथा हम अयोध्या और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ विकास के जो सबसे बड़े बैरियर होते हैं, जितने माफिया होते हैं, सबसे बड़े बैरियर होते हैं विकास के। और आप सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश में माफिया के ऊपर कैसे कार्रवाई होती है, आप देखते होंगे ना कभी कभी। तो अगर वे माफिया कभी चोरी छिपे हिमाचल प्रदेश में आ गए तो यहां की शांत भूमि को शांत करने का कार्य करेंगे। इसलिए कभी कांग्रेस को मत आने देना।
क्योंकि उन माफियाओं को केवल भाजपा रोक सकती है। एक समान विचारधारा की सरकार रोक सकती है, डबल इंजन की सरकार रोक सकती है। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आया हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर रविंद्र सिंह रवि को अपना प्रत्याशी बनाया है। वे लोकप्रिय विधायक हैं, अच्छा कार्य किया है, और मेरा तो यह मानना है कि इस बार माता ज्वालामुखी ने उन्हें इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने यहां आमंत्रित बुलाया है, आदेश दिया है, और इसलिए वे आए हैं। माता ज्वालामुखी के आदेश से यहां के विकास के लिए अपना कुछ योगदान कर सके, और इसके लिए आए हैं। और इसलिए मैं भी आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि माता ज्वालामुखी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरा हिमाचल उनकी ऊर्जा से लाभान्वित होता रहे, और सुख और समृद्धि के नए नए आयाम चुमे। यहां के नौजवानों के लिए, बहन बेटियों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए हर ओर खुशहाली दिखाई दे। इसके लिए डबल इंजन की सरकार जो बुलेट ट्रेन की तरह कार्य कर सके, उस रूप में यहां पर चाहिए। और उसके लिए ठाकुर रविंद्र सिंह रवि सहयोग्य प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ज्वालामुखी विधानसभा सीट पर दिया। उधर हिमाचल की धरती पर जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो हिमाचल में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ साथ लोगों का भी हुजूम देखने के लिए मिलता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री की रैली के लिए बीजेपी विशेष तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि 5 नवंबर को पीएम मोदी हिमाचल आ रहे हैं, जहां वे मंडी के सुंदरनगर में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश सचिव और साथ ही सह प्रभारी मंडी संसदीय क्षेत्र बिहारीलाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम की रैली के लिए कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियों में जुटे हैं। साथ ही कहा कि रैली में 70,000 से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आदरणीय मोदी जी 5 नवंबर को इस लोकसभा क्षेत्र के लगभग 70,000 से अधिक लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी जी के सुंदरनगर आने का उद्देश्य अभी हिमाचल प्रदेश के 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनावों की दृष्टि से अपने लोकसभा क्षेत्र के 15 विधानसभा क्षेत्र के लोग इस रैली में सम्मिलित होंगे। 15 विधानसभा से जो लोग आएंगे, मोदी जी इस रैली को जब संबोधित करेंगे, उनके संबोधन से इस रैली में उपस्थित सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का वो उत्साहवर्धन करेंगे। इस रैली की दृष्टि से यहाँ सुंदरनगर में तो तैयारियां चल ही रही है। लगभग 300 से अधिक कार्यकर्ता इस रैली की तैयारी की दृष्टि से अलग अलग कार्य विभाग में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ 15 विधानसभा क्षेत्रों से जहाँ से कार्यकर्ता आएंगे, वहाँ भी इस रैली में आने के लिए सामान्य जन में, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उत्साह के साथ तैयारियां चल रही है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि 70,000 से अधिक लोग सुंदरनगर में 5 नवंबर को आएंगे, और आदरणीय मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद 2022 के चुनावों में अपनी लोकसभा जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है, उसमें अधिक से अधिक सीटों को अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी की झोली में डालेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी विकास के मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। शिमला में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आनंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। सरकार 5 साल में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को नहीं भर सकी है। कहा कि कांग्रेस हिमाचल में किए गए वायदे पूरे करेगी। लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं, कांग्रेस पार्टी के नहीं। 47.50 47.5% of India's workforce is unemployed today. This is an alarming number, because the number of people who are employed are only 43% of the work. वहीं हिमाचल में चुनावी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं बीजेपी लगातार अपना दम दिखाने में लगी हुई है। चुनावी तैयारियों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों हिमाचल दौरे पर हैं, और सोलन में राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली की, और लोगों राजनाथ सिंह ने कहा कि देवभूमि की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं बहती हैं।
मैं यहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता हो उसको गाली देने, उसके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए नहीं आया। सब जानते हैं, यदि मुझे सुना होगा पहले भी, हमारा यह स्वभाव नहीं है और मैं इस काम को नहीं कर पाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं के और राजनीतिक पार्टियों के भविष्य का फैसला यदि कोई करता है तो जनता करती है। हमें अधिकार नहीं है उसके बारे में बहुत कुछ बोलने का। और यहां तक हिमाचल का प्रश्न है, दुनिया के बहुत सारे देशों में मेरा पहले भी जाना हुआ है, आज भी आना जाना होता है। जो भारतवासी रहते हैं, चाहे भारत के किसी राज्य के रहने वाले हों, उत्तराखंड और हिमाचल की दो राज्य ऐसे हैं जहां की धरती को देवभूमि कहकर वह पुकारते हैं। हिमाचल जहां पर यह देवभूमि है,